बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सूरह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पे बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज बात की जाएगी, जो आज का हमारा मौजू है कि हमारी मईशत को दरपेश मसाइल और उनका हल। अगर हम कदीम ज़माने की बात करें तो हमारी जो ज़रूरतें थी, जो ख्वाहिशात थी, वो बहुत मुख्तसर हुआ करती थी। इसी वजह से हमारी जो मुआशी निज़ाम है हमारे, वो बेहतर हुआ करते थे। और अगर दौरे हाजिर की हम बात करते हैं, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और वसाइल हमारे कम है, जिसकी वजह से हमारा मुआशी निज़ाम है वो हमें दरम बरम दिखाई देता है। तो किस तरह हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह मुआशी निज़ाम में जो एक बिगाड़ हमें दिखाई दे रहा है उसका ख़ात्मा किया जा सकता है। दौरे हाजिर की बात करें, इनफरादी लिहाज से या इज्तिमाही लिहाज से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। जहाँ हम बात करते हैं हुकूमत की, हुक्मरानों की, रियासत की, कि उनके कुछ रूल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स का कुछ किरदार है, तो उन किरदारों के साथ साथ अगर मुआशरे के एक अहम फ़र्द होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मुआशी निज़ाम को हम बेहतर करें। अगर हमारे मुल्क का मुआशी निज़ाम बेहतर होगा तो यकीनन हमारा मुआशरा खुशहाल होगा। तो आज हम बात करेंगे किस तरह अपने मुआशी जो निज़ाम उसको बेहतर किया जा सकता है, कौन से मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है और किन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका हल निकाल सकते हैं ताकि हमारा मुआशरा जो है वो खुशहाली की तरफ गामज़न हो सके। आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जॉनी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जब हम बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, बदलते मौसम को इंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या ही बात हो अगर हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाए, ज़िंदगी में जो मसाइल दरपेश है उनका हल निकाला जाए, उनको डिस्कस किया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के माहौल से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जिस स्काइप पे हमें ज्वाइन कीजिए, अब माहिर तालीम है डॉक्टर सुमैरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ जी, आ रही है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जी, आप माहिर मुआशियात हैं उमैर रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। उमैर साहब, ठीक है जी? उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप कॉलम नगार हैं सगीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अगर आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी उमर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, हमारी मईशत को दरपेश मसाइल कौन कौन से हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका इनवाइट करने का। मैं सबसे पहले अगर हम अपनी मईशत के मसाइल की बात करें तो हमें कुछ मसाइल हैं जो इंटरनेशनली चैलेंजेस हैं, जिसमें बढ़ती हुई ऑयल की प्राइसेस हैं, जिसके अंदर शुगर की, वीट की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। उसके बाद बहुत बड़ा मसला जो हमारी शिपिंग कॉस्ट है फॉरेन ट्रेड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है।
और लोकली अगर हम बात करें तो हमारे पास हमें अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, हमारा यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो है वो जीडीपी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है और लोगों के लिए जो डे टू डे लाइफ मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है और पर्सनल लाइफ जो है लोगों की वो एक जो मिनिमम लेवल है बेसिक नीड्स को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मिलके एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रही हैं, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है। तो उम्मीद है कि इस चैलेंज में भी हम कोई बेहतर कदम उठाकर जो है वो एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। लेकिन अब एक बड़ा मसला जो यूएनडीपी की रिपोर्ट ने भी इसको कहा कि पाकिस्तान की जो 20% पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की 50% जो वेल्थ है वो होल्ड करती है और उसके अगेंस्ट जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट 10% है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो रहा है। सगीर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत को कौन से मसाइल जो हैं वो दरपेश है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखें, मसाइल तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इकॉनमी को उसके ओवरऑल उसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं, पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी के, पता चलता है कि आम आदमी सुखी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि महंगाई का जो तनासब है वो जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके हिसाब से उनकी जो तनख्वाहें हैं या जो वेजेस वगैरह, उसके अलावा जो उनकी इनकम है उसकी रफ्तार बहुत स्लो है। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है एक पर कैपिटा इनकम होती है, फिक्स आमदनी इसको बोलते हैं। फिक्स आमदनी वो इस तरह से डिटरमिन करते हैं कि एक आदमी, अगर आप पहली तनख्वाह लेते हैं तो उस पहली तनख्वाह के अंदर आप एक छोटा सा फ्लैट का किराया भी आप दे सकें, आप एक छोटा सा बेड भी ले सकें, आपको बर्तन भी 4 ख़रीद सकें और उसके अंदर आप ख़र्चा जो किचन का सामान है वो भी आप डाल सकें। और ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एंड ऑफ द मंथ इतनी अमाउंट बच जाए कि वो जाके पब के अंदर बैठ के कोई अपने आप को जो है रिलैक्स भी कर सके। लिहाजा वो उसके हिसाब से उसकी पर कैपिटा इनकम जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। आप देखें कि आपके यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है पहले 7,000 बहुत अरसा तक जो है वो चलती रही, फिर 7,000 से जो है वो जंप की है, अब जाके 10 और 15,000 के दरमियान हम कहीं घूम रहे हैं। मुझे बताएं कितने % लोग हैं जो कि वाकई 15,000 रुपया भी जिनको मिलता है। मतलब कि आप ज़रा स्कूलों के अंदर चले जाएं, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पे छोटे छोटे टीचर्स बेचारी जो है उनको वो भर्ती किया होता है। आपका जो मज़दूर है, मज़दूर का जो रोज़ाना की जो उजरत है जो रात को उसको मिलती है वो 300 से 500 के दरमियान होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि ओवरऑल जो कमाई का जो तनासब है वो उतना नहीं है जिस रफ्तार से आपकी। आप मुझे बताएं, आप 15,000 की बात करते हैं, आप 20,000 भी नहीं, आप 25 नहीं, 30,000 रुपये में आप मुझे घर का खर्चा चला के दिखा दें। इस्लामाबाद के अंदर आप रह रहे हैं, यहाँ पे जिस शहर के अंदर आप लाहौर में हो, आप कराची में हो, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो या पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर, आप ये देखें कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो घर है आपको वो 25 से 30,000 रुपये से नीचे तो आपको घर का रेंट है। फिर आप ज़रा बिल निकाल लें उसके, ठीक है, जो आपको बिजली का जिस रफ्तार से हर तीसरे दिन आपके ऊपर जो है वो बम गिरा देती है हुकूमत, और फिर पता चलता है जी फलाना वो हो गया, धमका हो गया और ये हो गया वो हो गया, और एंड ऑफ द डे पता चलता है कि आपके जो है वो बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, नीलम सरचार्ज आप पे कर रहे हैं, दूसरे तीसरे सरचार्ज आप पे कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स आप पे कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो दूसरे जो GST आप पे कर रहे हैं, वो बिल के ऊपर एक्चुअल बिल और उसके ऊपर जो अदर जो टैक्सेस हैं वो डाल के आपका बिल कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। आपका गैस का बिल आपके काबू में नहीं। फिर आपके अगर बच्चे हैं, किसी के 1-2 बच्चे, तो उनकी फीसें ही नहीं मान रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो सरकारी स्कूल की हालत ज़ार आपके सामने। लिहाजा आम आदमी के लिए तो मसाइल दर मसाइल है, और उस पर सितम ये है कि मतलब कि आप ये देखें कि मैं हैरान होता हूँ कि लोग पैसे दे के चीज़ खरीदना चाहते हैं और उनको सही चीज़ नहीं मिलती। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुझे सही दूध लेके दिखा दें कहीं से, मैं आपको मान जाऊंगा। मतलब कि यहाँ पे तो हालत ये है कि आप हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में 2 नंबरी, हर चीज़ में जो है, और ऊपर से महंगी है और 2 नंबर है। यानी ये एक इस कौम के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको जो है वो आप ये देख लें। यही नहीं बल्कि जो आप जिस क्राइसिस की बात कर रही हैं, देखें बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें होती हैं किसी भी मुल्क की, एक होती है इनकम्स, एक होते हैं आपके खर्चे। अच्छा, इनकम और खर्चे के दरमियान एक तवाज़ुन ही नहीं है।
and balance नहीं है, बिल्कुल। आपका जो पब्लिक डेट है वो कहीं का कहीं पहुंचा हुआ। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक स्कैंडल है जी। जिसके ऊपर जो है वो कोई भी कान नहीं धर रहा। वो ये कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट का जो अपना पैसा है जो प्राइवेट बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है वो बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो पैसा नहीं निकालते और ये क्या करते हैं, ये जाके IMF से कर्जा ले लेते हैं। बिल्कुल, अपना पैसा नहीं निकालना, चूंकि उसके ऊपर सूद खाना है ना इन्होंने, उसके ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, उसके अंदर मार्जिन बना हुआ है। वो जो ऑफिसर्स है, जो आपके बाबू बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके अंदर जो है वो अपना शेयर उठाना है। सो वो उस पैसे को जो है वो निकलने नहीं देते। लिहाजा IMF के पास भाग के इसलिए जाते हैं कि वहाँ से जो पैसा आएगा उसको, और वो आप जब फॉरेन बैंक से पैसा लेते हैं, चाहे आप एशियन ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, या वर्ल्ड बैंक है, या इंटरनेशनल जितनी भी जो है, वो आपको किसी मद में देते हैं पैसे। आपने एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप बताते हैं कि नहीं मुझे डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, आप पैसा ले लेते कहा हैं। जा रहा है कि इस हुकूमत के अंदर ज्यादा कर्जा जो है वो लिया गया, इसके बावजूद हमारा मौशी निजाम जो है वो धर्म का शिकार है, देखिए महंगाई होती जा रही है। एग्जैक्टली, और ये वही खान साहब हैं जो कहा करते थे ओ नहीं जी IMF के पास जाने का मतलब हाँ। ये है कि हम तो मर जाएंगे, जी, जी। जाएंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं वो जाना बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए कि इंटरनेशनली हम पे जो है वो एतबार नहीं किया जा रहा। हम जब IMF से कर्जा लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एक एक्सेप्टेंस बनेगी, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पता नहीं क्या आके यहाँ पे दूध और शहद की नारे सर इस पे आगे चल के भी बात करेंगे, जो कि ब्रेक पे जाना हम चाह रहे हैं, थर्ड गेस्ट को भी हम इन्वॉल्व करें। मेरे साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हमारे मुल्क को मुआशी निज़ाम के अंदर एक धर्म भरम का एक बिगाड़ का जो निज़ाम दिखाई दे रहा है, महंगाई का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका एक आम आवाम को सामना करना पड़ रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी इस टॉक में आपकी इनविटेशन का। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। अब मसाइल तो और चैलेंजेस तो आपके भी सामने है और हमारे सबके सामने है जो हम फेस कर रहे हैं। आम आदमी से लेके ख़ास आदमी तक जो है इन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। जैसे अभी बात हो रही थी कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है कि उसके रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आप कहें कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो उसकी एग्रीकल्चर को हम यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं है तो अब आप देख लीजिए कि वो जो एग्रीकल्चर है, टैक्स जो पूरी कौम पे करती है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, तो उसके साथ जो है गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा ये जो मैं रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ कि हम अपने रिसोर्सेज जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनको कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। आलमी मंडियों में जो है हमारी इन रिसोर्सेज की बेस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसकी क्या हमारी जो है ऑथेंटिसिटी है, क्या हमारी वैल्यू है। पहले जो है कॉटन जो था हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स था जी। कॉटन मार्केट के अंदर पाकिस्तान का होल्ड था। अभी आप देख लीजिए कि मेन जो आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साथ जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है, तो इंडस्ट्री इस वक्त जो है कितने बुरे हालात में है। क्यों? क्योंकि जो मेन उनकी जो नीड्स हैं वो ऑयल, गैस और यही जो बिजली है। अब आपने जब किसी कोई कॉटन मिल है और वो जो धागा है, अगर धागा महंगा कर दिया जाए और उसके बाद आप कहेंगे जी पावर लूम्स चलाएं और उसके साथ कपड़ा बनाएं, तो आप खुद देखिए कि उसकी कॉस्ट और उसके जो एक्सपेंडिचर हैं और उसके साथ कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आएगा और कैसे वो आपको एक प्रोडक्ट जो है उतने पैसों में तैयार करेंगे अगर आप थ्रेड महंगा दे रहे हैं और कपड़ा सस्ता डिमांड करेंगे। तो ये वाली कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान में है कि जहाँ इन्फ्लेशन की भी आप बात करते हैं। हमारे इस वक्त जो दो बड़े मसाइल का हमें सामना है, मैशत तो है पहले भी थी लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से अब वो हर तरफ जो है महंगाई है और इन्फ्लेशन जो है उसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि आलमी मंडियों में भी कोरोना की वजह से जो है हर तरफ हमारे यहाँ महंगाई बहुत कम है और बाकी मुल्कों में महंगाई ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो इन सारे मसाइल और इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जो बनाई जाती हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे अभी मुल्क के अंदर उन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो आम आदमी की जो एक बेसिक नीड्स होती हैं, सबसे पहले जो है उन नीड्स के साथ जो है अवाम को सेटिस्फाइड किया जाता है। कैसे? अगर अवाम उनके टैक्स पे करते हैं तो इन रिटर्न जो है इंसेंटिव उनको मिलता है, जैसे मेडिकल उनका फ्री हो गया, उनके बच्चों की तालीम फ्री हो गई और रोड्स पे जो ट्रैवल करते हैं और कंपनीज की तरफ से उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आके आपसे इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हमारी मईशत को कौन से मसाइल दरपेश है और इनका हल कैसे मुमकिन है, कैसे इनका हल निकाला जाए, इस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि एक आम आदमी को कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे उसके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाए मईशत के लिहाज से। जी, मैं यही कह रही थी कि हमारी जो फॉरेन और इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की हमेशा, जी तो उसमें हम ये चीज़ें शामिल रखते हैं कि गवर्नमेंट की जो इकॉनमी है, क्या इंपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट होगी, और जो आवाम अब हमारा आम आदमी है, उसकी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी बेसिक जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होगी। जी अब मसला जो इनबैलेंस आया है इसमें, खर्च में, और जो तवाज़न नहीं रहा और इनकम में, तो स्लो की बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट हर दफ़ा जो सैलरीज इंक्रीज है, जो सैलरीड पर्सनस हैं उनके लिए 10% है, और 10% आप खुद सोचिए कि अगर एक तनख्वाह है वो अच्छी खासी भी हो तो 5-6 हज़ार का इंक्रीज या 2 हज़ार का इंक्रीज, तो उस हिसाब से अगर आप महंगाई को देखिए जी तो वो तो 50-60% ज़्यादा हो गई है, और एक आम आदमी के लिए जो अपनी फैमिली के लिए बेसिक नीड्स पूरी करनी मुश्किल हो गई हैं। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ इकॉनमी तो चले जो है वो पुअर कंडीशन में नज़र आ रही है, जी क्योंकि जो रिसोर्सेज थे, मैंने कहा कि इंडस्ट्री की हम अभी बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो बेसिक उसके जो सोर्सेज होते हैं, जैसे ऑयल है, गैस है, बिजली है, इनकी प्राइसेस जो है वो हाई हैं। तो आपकी इंडस्ट्री और हाई भी है और इनसफिशिएंट भी है, क्योंकि अभी जब उनको बिजली गैस अभी मिलेगी नहीं, बिजली महंगी मिलेगी और गैस मिलेगी नहीं, जी तो फिर आप सोचिए कि वो जो तैयार सामान किया जाएगा उसकी कॉस्ट कहाँ पे पहुंचेगी, बिल्कुल और वो जो है आवाम के लिए अफोर्डेबल होगी या नहीं। जब उनके लिए मीन्स अफोर्डेबल नहीं है तो आपको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव जो है प्रोडक्ट मिलेगी। ये भी एक रीज़न है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के साथ जो है ये इस किस्म की एक चीज़ चल रही है, जी तो आवाम को सस्ती चीज़ का हसूल जो है ना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उसके बाद मैं कभी बात कर रही थी, जो मैं देखती हूँ, एक ट्रेंड देखती हूँ अपने अवाम में, टैक्स पेइंग का जो ट्रेंड है वो कम क्यों है? कम इसलिए है कि नंबर एक तो वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे ट्रस्ट नहीं है कि अगर वो टैक्स पे करेंगे तो वो कोई अच्छा पर्पस है या गवर्नमेंट की, यानी हम इंडिविजुअल सोचते हैं, हम ओवरऑल जो है कलेक्टिव जो एक थॉट है एक कौम का, बीइंग जी ए नेशन, वो नहीं है हमारे अंदर। हम अपने घर की बिजली तो पूरी करना चाहते हैं और गैस नहीं आ रही तो हम कंप्रेसर लगा के भी पूरी करेंगे, साथ वाले का घर चूल्हा बंद हो गया तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये एटीट्यूड जो है, ये मैं ये समझती हूँ कि इसकी वजह से जो डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ी है हमारी पूरी आवाम में। अब एक दूसरे के हम भाग रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि किसी बाय हुक बाय क्रुक जो है किसी तरीके से हम अपने जो नीड्स हैं वो पूरी कर लें। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टैक्स पेइंग का जो एक हमारा एक वैसे तो कौमी फरीज़ा है, लेकिन इसके लिए कैसे मोटिवेट किया जाए अवाम को। मैं बाहर कंट्रीज की आपको बात सुना रही थी कि वो 7 इंसेंटिव देते हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो फिर 7 इंसेंटिव इन्वॉल्व होते हैं कि आप टैक्स पे करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो प्रोवाइड करती है, तो लोग बड़ी खुशी से फिर वहाँ टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा एग्जैक्टली वहाँ जो टैक्स पे नहीं करता जी उसके लिए जैसे लॉ है, अभी लॉज तो आ रहे हैं हमारे भी, हम सख्त पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ लॉ से काम नहीं चलेगा जब तक आप इंसेंटिव इन्वॉल्व नहीं करते साथ। बिल्कुल आप इंसेंटिव देंगे तो लोग टैक्स जो है वो खुशी से पे करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बदले में भी उनको कुछ रिटर्न है। ठीक है, कौमी फरीजे को शुरू में एक उभारने के लिए या कहीं करने के लिए एक आपने उसके साथ इंसेंटिव जो है इन्वॉल्व कर दें। अच्छा, इस वजह से हर कोई टैक्स बचाने के लिए फिर क्या करता है, शॉर्टकट, यानी करप्शन ने हमारी इकोनॉमी को जितना तबाह किया है, मेरा ख्याल है कि करप्शन एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम टैक्स जो पे भी नहीं करना चाहते, हम रजिस्टर भी नहीं होना चाहते, और इसके अलावा जो है हम अपना जो मुनाफा है वो भी छुपाना चाहते हैं। हम बहसीयत कौम भी तो अच्छे नहीं है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो नुकसान होता है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर बढ़ता है और वो मजबूरन जो है वो कर्जे लेने पे भी जी मजबूर होती ठीक है। हो गया एक तो रीजन अभी जी ठीक है। जी अहमद साहब एक तो आपकी तरफ आते हैं। जैसे डॉक्टर सुमेरा साहिबा ने एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, करप्शन। क्या हमारे जो मुआशी निज़ाम इस वक्त बिगाड़ का शिकार है उसकी एक बड़ी वजह करप्शन आप भी समझते हैं? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी कौम अगर करप्ट है ना जी तो मेरा ख्याल है कि चलो गुजारा हो जाएगा। हाँ हाँ आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन का लेवल है
और इसके बावजूद वो सस्टेन कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि ये कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जापान उसकी एक आपके सामने जिंदा मिसाल जी है। जी। अच्छा, लेकिन बात यह है कि करप्ट होने के साथ साथ इनकॉम्पिटेंट भी हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो इनकॉम्पिटेंस है, मसलन ये है कि आप एक पुल बनाते हैं, जी। उसके ऊपर अगर आपने 5 करोड़ या 50 करोड़ रुपए का उसके ऊपर लागत है, 5 करोड़ खा भी गए हैं तो चलो 45 लगा देंगे, चलो जी 10 करोड़ खा गए हैं तो 40 लगा देंगे। अगर 50 करोड़ रुपए में से आधा भी खा गए, 25 करोड़ तो लगाएंगे ना। लेकिन अगर इनकॉम्पिटेंट होंगे तो जो 25 लगाएंगे वो भी गलत लगाएंगे। नतीजा ये होगा आपका पुल भी गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा एक तो करप्ट है, ऊपर से इनकॉम्पिटेंट है। लिहाजा ये जो इनकॉम्पिटेंस है ये हमें हर जगह पे नजर आएगी। आप देखें कि सड़क बनती बाद में, टूट पहले जाती है। इसीलिए टूटती है कि इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथों में, वो जो ठेकेदार है वो भी इनकॉम्पिटेंट है, जो उसको ठेका देने वाला वो भी इनकॉम्पिटेंट है, ऊपर से पैसा खाना भी है और जो लगाना है वो भी ठीक से नहीं वो लगाना। भी सही नहीं, बिल्कुल। लिहाजा हम, मुसीबत ये है कि हम दो तरह के उसके अंदर फंसे हुए हैं। अभी उन्होंने एक बात की थी कि जी हम एक जो हमारा जो कंट्री है ये कोई हमारी एग्रो बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। तो मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत बड़ी कोई तुरम खान किस्म की एग्रीकल्चर हमारी है। कोई दुनिया के अंदर जो है हमारी शायद कपास भी बिक रही है, हमारा जो है वो धागा भी बिक रहा है, हमारा कपड़ा भी बिक रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। या हमारा चावल जा रहा है या हमारी शुगर जा रही है या पता नहीं। हम तो बाहर से मंगवा रहे हैं, गंदम भी हम बाहर से मंगवाते हैं। हमारे यहाँ चावल अपना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो भी हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। चीनी हमारे यहाँ मुसीबत बनी होती है, आपको पता है क्राइसिस आता है, हमें जो है वो चीनी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, एक तो ये मुसीबत है। दूसरी एक और चीज़ है, अगर हम कहीं ना कहीं चलो हमारी थोड़ी बहुत जो है हम टेक्सटाइल के अंदर हम अगर सफिशेंट हैं भी, तो आप देखें कि आपके अगर 10 ट्रक जो है वो भर के जाते हैं ना कपास के, तो वहाँ से आधा ट्रक आता है कंप्यूटरों का और आपका हिसाब बराबर हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी जो है, आप देखेंगे पूरे ट्रक के बराबर जो है उनके 6 कंप्यूटर हैं या 10 कंप्यूटर होंगे। आपने जो है वो जहां से आप F-16 उठाते हैं, आपकी पूरे साल की इनकम एक तरफ होती है और आप एक F-17 लेते हैं और आपके सारे पैसे उस तरफ निकल जाते हैं। लिहाजा आपको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी आपको बनानी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने जो इससे पहले जो बात कर रहा था कि मुसीबत यह है कि हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है तवाज़ुन नहीं है। आपकी जो आमदनी है, बल्कि इंपोर्ट क्या है जो हम खर्च करते हैं, जाहिर बात है हमने डॉलर के अंदर हम कमाते रुपए में हैं, जो डोमेस्टिक जो हमारी इनकम है वो रुपए के अंदर आती है। फिर हमने उसको कन्वर्ट करना होता है अपनी करेंसी को इनटू डॉलर, फिर हम एलसी खोलते हैं, फिर हमने पेमेंट्स बाहर करनी होती हैं और वो जो पेमेंट बाहर जाती है वो डॉलर की सूरत में आपकी कैपिटल जो है वो फ्लाइट कर जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि आपकी जो टोटल जो आपकी इंपोर्ट्स है वो राउंड अबाउट बनती हैं कोई 8 बिलियन की, और आपका जो सबसे ज्यादा जिस चीज में हमें पैसे देने पड़ रहे हैं पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में आप 4.7 बिलियन US डॉलर जो है आप खर्च करते हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि आपको गैस को जो है, गैस के अंदर 3.2 बिलियन US डॉलर्स आप इसके अंदर डाल रहे हैं। पाम ऑयल जो है वो आपको 1.6 बिलियन, स्क्रैप आयरन के अंदर आपको 1.4 बिलियन। अब देखें ये सारे डॉलर्स में आपने पेमेंट्स करनी है। आपके यहाँ गाड़ियाँ, हमें बाहर से, हमें बड़ा शौक है इंपोर्टेड गाड़ी पे घूमने का जी, हम बाहर से गाड़ियां मंगवा लेते हैं। पैसे किस चीज में देते हैं? डॉलर्स के अंदर। हमें बड़ा शौक है हम जो परफ्यूम शरफ्यूम यूज करें वो जरा फ्रांस के बने हुए हो, हमारे यहाँ घर में LED भी वो इंपोर्टेड लगी हो, हमारे घर में जो है मतलब हमें हर चीज जो है, हमें जूते से लेके कपड़े से लेके अपने ग्लासेस और घड़ी और मोबाइल तक जो है ये सारा हम बाहर से मंगवाते हैं। लिहाजा इसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। वो जो पैसा है वो आपका डॉलर्स में आप देते हैं। लिहाजा आपके मुल्क में जितना आप डॉलर अर्न नहीं करते, अब अर्निंग्स क्या है, आप चीज बेचेंगे तो डॉलर मुल्क में आएगा, और जब मुल्क में आता बाद में है, चला पहले जाता है। और जो थोड़ा बहुत आप जो है वो आप टोटल आपका जो आपका दारोमदार है वो रेमिटेंसेस पे है। जो फॉरेन रेमिटेंस, जो लोग जो पाकिस्तानी बाहर कमाते हैं पैसे, वो मुल्क में भेजते हैं और हम अल्लाह के हुक्म से अपने अय्याशियों की नजर कर देते हैं। जी नाज़रीन, अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, जो कि एक वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा, देखते रहें सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हमारी मईशत को दरपेश मसाइल और उनका हल। अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। उमर साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमारी ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, वसाइल हमारे बहुत कम हैं, महंगाई का दौर है, हमारा मुआशी निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है मईशत के लिहाज से मनसूबाबंदी की जाए ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने जो जिम्मेदारी है उनको बेहतर तरीके से समझे ताकि मुआशरे का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके और मुआशरा खुशहाल हो सके? देखें जी, सबसे पहली चीज़ जो इकोनॉमी है ये चीज़ बेस ही करती है प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग 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 जितनी आप बेहतरीन, आप 5 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग, आप आने वाले 100 सालों की प्लानिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक पिछले 70 ईयर्स में कोई एक हमें ऐसी इंडस्ट्री नहीं हम लगा सके कि जिसकी वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करके और रेमिटेंस जो है वो हम ला सकते हैं। जो हमारा यहाँ इस वक्त जो फॉरेन करेंसी का और डॉलर का जो क्राइसिस है वो उसको हम मीट कर सकते। ठीक हो गया। फिर जहाँ तक ख्वाहिशात की बात है तो एक टाइम था कि एक लेवल था कि घर में एक बंदा कमाता था, सब लोग उसमें जो है सर्वाइव कर जाते थे, लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा था, लाइफस्टाइल ऐसा था। अब हर बंदे को एक अच्छा मोबाइल भी चाहिए, एक अच्छी जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, उसको अच्छी कम्युनिकेशन घर के तमाम फर्द भी काम करें लेकिन काम करें ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हर बंदा अपना पार्टिसिपेट करे, अपना जो है ना उसके अंदर शेयर करे। अब मसला ये है कि शेयर वो करे क्या। यहाँ पर हमारे यहाँ मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है, हमारे यहाँ मसला जो है वो इंडस्ट्री का है, हमारे यहाँ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है। इकोनॉमी चलती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, या जिसे आप होम बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली क्या किया, चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। चाइना जो कि एक बिग जाइंट है, जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत थोड़ी हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उनको बड़ी चीप मिलती है, जहाँ पे लेबर उनको बड़ा चीप मिलता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल उनको बड़ा चीप मिलता है। हमारे यहाँ इवन कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने अपना प्रॉपर वहाँ पर प्रोडक्शन शिफ्ट कर दी और वहाँ से उनको इंपोर्ट करने में जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन के मुकाबले में इंपोर्ट उनको सस्ती पड़ती है। हमारी चाइना के साथ इस वक्त $17 बिलियन की इंपोर्ट है। सही। अब देखें पाकिस्तान IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास $4-5 बिलियन के लिए घूम रहा होता है, तो सिर्फ एक कंट्री के साथ हम इतनी ज़्यादा जो हमारा कैपिटल फ्लाई है वो $17 बिलियन का जा रहा है। अब होता क्या है कि जब चीज़ें बाहर से आएंगी, हम आपकी कंट्री एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगी दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्शन का, तो हमारे पास सिर्फ एक सेल्समैन की अपॉर्चुनिटी बचेगी। ठीक है, सेल्समैन की अपॉर्चुनिटी भी एक लिमिटेड होगी कि वो बंदा, वो जो घर का कमाने वाला है, उसमें से कितने लोग जो हैं वो स्किल के साथ काम कर सकते हैं। फिर सर्विस इंडस्ट्री, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिकेटर किया हुआ है, शो किया हुआ है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री एक लिमिटेड इकॉनमी जनरेट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक लिमिटेड की एक चीज़ है, एक घड़ी बनी है 100 रुपये की, वो घर में किसी को सेल होगी 200 की, मोहल्ले में सेल होगी 500 की, मार्केट के अंदर 1000 की सेल होगी। ऐसे GDP के अंदर उसको 1000 लिखा जाता है, लेकिन इन एक्चुअल उसकी जो इनपुट था वो 100 रुपीज़ था। ठीक हो गया। तो आपके GDP को और उसको वो मैनिपुलेट तो करता है, ओवररेट तो करता है, लेकिन इन एक्चुअल जो है वो बहुत थोड़ा अमाउंट उसके अंदर आ रही होती है। फिर एक बहुत बड़ा मसला, जैसे हमसे पहले हम कह रहे थे कि एग्रीकल्चर, हमने हमेशा से सुना जी हम एक एग्रीकल्चर लैंड है और एक दौर में यहाँ से पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो है वो फूड की ज़रूरत को पूरा किया जाता था। लेकिन अब देखें कैसा अलमिया आ गया है कि हमने सिर्फ 2021 में $10 अरब की इंपोर्ट की है वीट में, हमने इंपोर्ट की है शुगर में, हमने उसके अलावा बाकी दालें वगैरह जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी एग्रीकल्चर कंट्री, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनोवेशन की, उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि आप देखें कि जो प्री मार्केट या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो हमारी टोटल प्रोडक्शन का 30 to 40% मार्केट तक पहुँचने से पहले जो है वो लॉस हो जाता है। फिर जो रेट्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, वो मार्केट फोर्सेस की बजाय मिडल मैन डिसाइड करता है। वो जो होर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मार्केट रेट को डिसाइड करती है। फिर तीसरी चीज़, हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, आप देखें ना हर बंदे के पास, अगर चाइना में या बाकी जगहों में उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि जी कुछ लोग अपना थोड़ा बहुत सरमाया इकट्ठा करते हैं और छोटी मोटी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, और वो चलते चलते इस स्टेज के ऊपर आ जाती है कि वो एक टाइम पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती है और उसके बदले में रेमिटेंस आती है। हमने उसके पैरेलल
एग्रीकल्चर को भी तबाह किया, हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बूम दिया कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स थी वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और उसमें आप देखें आज हमारा एक जनरल ट्रेंड देखेंगे, किसी बंदे के पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपया की सेविंग होती है तो वो उसको इन्वेस्ट करता है जाके रियल एस्टेट के अंदर। वो क्या होता है कि ठीक है उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जनरेट होती है, लेकिन क्या वो उस रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन में कितने % कन्वर्ट होगा? जब वो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा तो पीछे 50-60 इंडस्ट्रीज जो हैं वो मूव करेंगी। अगर वो एक पीस ऑफ लैंड रहेगा तो वो जस्ट एक स्मॉल पॉकेट से निकल के बिग पॉकेट में बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगा, उससे बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगा। वो ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं करेगा जिसके ऊपर से ओवरऑल हमारा जो है वो एक जो सर्कल है वो चल सके। एट द एंड वो भी एक जो है वो क्या कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा आएगा, जिसका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा, वो कहेगा मैं इंपोर्टेड गाड़ी के अंदर आऊँ, मैं इंपोर्टेड परफ्यूम यूज़ करूँ, मेरे घर में जो है ना वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आएँ। तो अगेन प्रॉब्लम वही होगी कि हमारा कैपिटल फ्लाई होगा। हमें वो जो देखें एक फिस्कल डेफिसिट होता है, ये गवर्नमेंट लॉस होता है कि गवर्नमेंट ने 1000 रुपये खर्च करना है, गवर्नमेंट को 500 रुपया मिल रहा है, बाकी के पैसे वो पूरा कर लेगा। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें पहले पाकिस्तान में बात करते थे, ये गवर्नमेंट भी स्टार्ट में करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी इससे पीछे हट गए। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसकी बात है। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारा करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा नीचे है, जो कि नेशनल लॉस है, जिसकी ज़रूरत है हमें इस कल्चर को परवान चढ़ाने की कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, होम बेस इंडस्ट्री लगे। आप देखें किसी दौर में हमारी जो ये बेल्ट थी गुजरांवाला हफ्जाबाद की, यहाँ पे जो कटलरी बनती थी वो पूरी दुनिया में जाती थी। आज अगर आप मार्केट में जाएं उसको उठा के देखें, वो मेड इन चाइना होगी, ताइवान होगी, जापान होगी। इसका मतलब है कि स्लोली हमने अपनी इंडस्ट्री को इस पॉइंट पे ले आए हैं। बिल्कुल, खुद अपनी इंडस्ट्री को डाउन कर दिया। मेरे साहब आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हमारी मईशत को दरपेश मसाइल और उनका हल। और आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। उमैर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सगीर साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर सुमैरा साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह हम ये मुआशी तरक्की को फ़रोग दे सकते हैं और अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह इस तरफ ला सकते हैं कि जॉब से निकल के वो कारोबार की तरफ आए। जी अभी मैं सुन रही थी जो गुफ्तगू, उसमें हमने 2-3 दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि हम जो है इम्पोर्टेड जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने मुल्क के अंदर। आवाम जो है वो प्रेफर करती है कि वो इन चीज़ों को यूज़ करे, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो बाहर चली जाती है। और बात यह है कि वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे, मैंने कहा कि रिसोर्सेज जो किसी मुल्क के होते हैं उनकी बेस के ऊपर इकानमी जो है वो डिटर्मिन होती है कि क्या हाउ टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। तो अगर एग्रो भी डाउनफॉल है और उसके बाद हम पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करते हैं, वीट है या चीनी है या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ वो रिसोर्सेज तो कहीं नहीं गए, वो एग्रो तो भी यहीं पे ही है। हमने, इसका मतलब यह है कि अगर टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी इंडस्ट्री में और अपनी एग्रो में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के साथ जो हमारे, इवन मैंने ऐसे कंट्रीज देखे हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो अपने आप को अपडेट करने के लिए जो वर्ल्ड का ट्रेंड है उसके साथ अगर आपने मैच करना है तो आप अपने इन्हीं रिसोर्सेज ये तो को ही यूज़ करके आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि बाहर से उधार मांग के अगर आपने मशीनरी मंगवा ली है और नंबर 2 आपके पास मैन पावर नहीं है, मैन पावर भी आप डॉलर्स में बाहर से मंगवाएंगे तो कैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। मैं ये बात करती हूँ कि ये जो इंपोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल का रुझान है, अगर आप इस ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं
तो पहले रीज़न ये है कि लोग जो है क्या स्टेटस के लिए वो चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर क्वालिटी की वजह से वो चीज़ें यूज़ करते हैं। और इन दो बातों को मद्देनज़र रखने के साथ साथ फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। हम अपने नौजवान या अपने लोगों को उसकी जगह अगर वो बाहर की चीज़ इस्तेमाल ना करें तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है, वो क्या इस्तेमाल करें। जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि हमें कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती, हमें हर चीज़ में मिलावट नज़र आती है। इसकी वजह से हम अपनी लोकल प्रोडक्ट को यूज़ करने से हेजिटेट करते हैं और हम बाहर की चीज़ को अच्छी क्वालिटी का समझ के यूज़ करते हैं। तो फिर बात ये हुई कि हमारी जो इस चीज़ में जो होम इंडस्ट्री है, इसको हमें जो है तरक्की देने की ज़रूरत है। किस तरह से तरक्की दी जा सकती है? आपको किस किस्म की आपके पास रिसोर्सेज और कैसी मैन पावर रिक्वायर्ड है। मैन पावर जो रिक्वायर्ड है, जिसकी बात अभी अब नौजवानों की आपने मेरे से बात पूछी है, तो अभी एक कर्जा स्कीम चली थी कि हम उनको कर्जे दे के उनको अपने कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करने की जो है उसकी तरफ हम मोटिवेशन दे रहे थे। तो पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि आप जापान की अगर मिसाल दे रहे हैं तो जापान में देखिए कि अगर वो इंडस्ट्रियल कंट्री है या उसने अपनी जो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में की मार्केट जो है उसकी स्ट्रांग है, तो ये देखिए कि वो कैसे स्ट्रांग बना है। अब उसमें आप की जो मैन पावर है उन्होंने बाहर से नहीं वो लेके आए, या वो बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वाला जो तवाज़न है उन्होंने रखा कैसे है कि उनके यहाँ जो तालीम है उसको उन्होंने अपनी उन स्किल्स के साथ लिंक किया है जिसकी मार्केट को जरूरत है। अगर आपने अपने आप को अपडेट करना है और वर्ल्ड ट्रेंड जो है वो ट्रेड किन चीज़ों के साथ हो रही है उस पर आपका ताजर बरादरी वही बैठी रहेगी जिनके पास लेटेस्ट स्किल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी यूजेज नहीं है। तो फिर आप ये देखिए कि वही वाले मसाइल हमें जो 70 साल से हम फेस कर रहे हैं अभी भी आते रहेंगे। हम कैसे इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे? आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं? मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर ली। जैसे एक मैं नौजवान की देख रही थी यूट्यूब पे, उसने मुर्गियां जो है वो उसने कोई लाया वो बाहर से और उसके साथ इतना बड़ा अपने घर की छत के ऊपर उसने इतने बड़े बड़े जो है उसका एक बना लिया पूरी जगह, फार्म की जगह। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने नौजवानों को इन अपॉर्चुनिटीज की अवेयरनेस भी देनी चाहिए और इन अपॉर्चुनिटीज को छोटे छोटे पैमाने पे यानी कम कम खर्च के साथ जो चीजें कायम की जा सकती हैं। आपके नौजवान जो हैं जिस मैन पावर को आप स्किल्ड लेके आएंगे ना, आपकी स्किल्ड अपनी मैन पावर होगी, अपने रिसोर्सेज अंदर से होंगे, तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है ना उसकी इतनी गिरती हुई जो सूरत हाल है इसको हम संभाल सकते हैं। मैं ये कह रही थी कि तो जापान में क्या होता है कि बच्चों को शुरू से चूंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको मैन पावर कैसी चाहिए, वो उनके एलिमेंट्री लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट है उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन ही ऐसी दी जाती है। आपने मार्केट देखी होगी इंटरनेशनल जिसपे छोटे छोटे टॉयज की जो है वो एग्जीबिशन होती है, दुनिया खरीदने आती है उन टॉयज को, वो उनके बच्चे बनाते हैं। तो आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें किस किस्म की मैन पावर तैयार करनी है, हमारी इकोनॉमी को कौन सी मैन पावर चाहिए जो उसको चलाए। हम इंजीनियर्स हैं चाइना से या अमेरिका से तो नहीं बुला बुला के उनको डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ, जैसे बिजली सस्ती के लिए हमने पावर प्लांट्स लगाए, हमने पावर प्लांट्स लगाए और उसका रिजल्ट ये था कि हमने चाइना से वो टेक्नोलॉजी उधार ली, उसके पीछे भी काफ़ी जो है वो हमारा खर्चा हुआ और हमें सोच के लगाया कि हमें सस्ती बिजली जो है वहां से मिलेगी, लेकिन बिजली कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। उन पावर प्लांट्स का फिर हमें क्या फायदा हुआ? तो अब पावर प्लांट्स की सूरत हाल ये थी जब शुरू शुरू में वो बने तो चाइना से टेक्नोलॉजी भी उधार ली गई, उसके बाद मैन पावर भी वहीं से आई। उनके लोगों ने आके हमारे इंजीनियर्स को ट्रेन किया और एक उनके साथ जो है एग्रीमेंट होता था कि ये जो इंजीनियर्स हैं ये इतने साल के लिए जो है ये बाहर नहीं जाएंगे। हमारा इंजीनियर जो है चाइना जाके वो ट्रेनिंग भी लेके आता था, तालीम भी लेके आता था, फिर भी उनसे आके जो है वो वाली चीज़ें हैंडल नहीं हुई। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि रिसोर्सेज बनाने की तो कोशिशें की गई हैं, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है, जो उसकी मेंटेनेंस है और उसके बाद मजीद उसको आगे बढ़ाने वाला काम वो हमने नहीं किया। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ रिसोर्सेज, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। हमने बाहर जाके रिसोर्सेज और मशीनरीज नहीं लाके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। ट्रेड पॉलिसी भी उस वक्त अच्छी होगी जब आप ट्रेड ट्रबल फ्री आप पॉलिसीज देंगे लोगों को। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। अहमद साहब आपकी तरफ आते हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत टैलेंटेड है, हमारे कौम का बेशतर तबका हमारी यूथ है, हमारे नौजवान नस्ल है, तो कैसे उनको कारोबार की तरफ लाया जाए और यकीनन बहुत ज़रूरी भी है। देखें बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर एक होता है बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, वो नहीं है। आप कारोबार करके दिखा दें मुझे। नंबर एक,
अव्वल तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। नए लोगों के लिए इतने ज़्यादा कंपटीशन होता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर किसी न किसी तरह आप कामयाब हो भी जाते हैं, पहले तो आप कंपनी रजिस्टर कराने में ही ख्वार हो जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर आपका अकाउंट ही नहीं खुलेगा। अभी तो अकाउंट खोलना ही इन्होंने इतना मुसीबत डाल दी हुई, उसके लिए इतनी उसको लंबा चौड़ा प्रोसीजर उसके लिए आपको वो करना पड़ता है। और ये हम फेस कर चुके हैं। मेरे भाई ने बिजनेस अकाउंट खुलवाना था, जिसकी वजह से उसको इतने दिन जो है ज़लीलो ख़वार होना पड़ा। तो यकीनन एक आम आदमी के लिए बहुत आम आदमी तो उसके लिए जो है वो उससे ज़्यादा मसाइल है। देखें, बात यह है कि एक होता है अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट। अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आपके मुल्क में फ़र्ज़ करें यूरेनियम तो निकल आई जी, लेकिन आप जब उसको निकाल के लेके आते हैं तो अपने गधों पे और खच्चरों पे लादा होता है उसको, और फिर उसमें से जो है वो उसको अफजूदगी होती है, और फिर आप एटम बम बना के आप कहते हैं नहीं हम एटम बार बन गए। अच्छा, आप एक बहुत बड़ा प्लाजा बना लेते हैं लेकिन पार्किंग नहीं देते। आप के यहाँ मतलब है कि एक डेवलपमेंट तो हो रही होती है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो है वो अनइवन होती है और एक अजीब सी होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि वो जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है दोनों लेवल्स पे, ना हुकूमत के लेवल पे ना ही आम आदमी के लेवल पे। अभी मेरी मुअज़्ज़ज़ साथी ने काफ़ी सारे सवाल, उन्होंने मेरी बात को ही उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए थे। मसलन ये कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें देखें, बात यह है कि आपको दुनिया में दो तरह के नज़रियात हैं जो पाए जाते हैं। जी जी। एक नज़रिया है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये है कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा हाथ, और जितने ज़्यादा हाथ उतना ज़्यादा काम और आप दुनिया के अंदर अपना लोहा बनवा लेते हैं, जो चाइना ने किया। बिल्कुल। चाइना, आप ये देखें कि इस वक्त उसका जो FTA सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका आसियान के साथ भी है, न्यूजीलैंड के साथ भी है, चिली, पेरू, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड के साथ भी है, और इस तरह काफ़ी सारे मुल्कों के साथ उसकी जो है वो FTA, और उसके तहत वो बहुत सारी चीज़, उसको फ़ायदा क्या है कि वो उसने एक्सेस कर लिया उन मार्केट्स तक, वो अपनी चीज़ें बेचता है वहाँ पे, उनको कहता है आप भी लेके आओ, मैं भी लेके आता हूँ। अच्छा, बाकी दुनिया के पास तो बेचने के लिए उतनी नहीं है, लेकिन आप देखें कि गुंजाइश कितनी बड़ी है। मैं अगर ये कहूँ कि 1.25 अरब आबादी है अगर उसकी, और 1.25 अरब हाथ हैं, और 1.25 अरब हाथ जो है वो अगर कल्टीवेशन शुरू कर दें तो सोचें कि उसकी एग्रो कहाँ जाएगी, कहाँ पे जाएगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ कितने % लोग हैं जो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होना चाहते हैं। लोग तो खेती बाड़ी जो कर रहे हैं वो भी खेती बाड़ी छोड़ के जो है वो कहते हैं हम शहरों की तरह चले जाएं और वहाँ पे चले। अच्छा, फिर आपके यहाँ चाइना की अगर हम एग्जांपल देते हैं तो चाइना के अंदर जो उन्होंने अब वो क्या लेके आते हैं, हमारे मुल्क से जाते हैं आम, किन्नू। अच्छा, वो अगर 4 दिन आपके ट्रक में पड़े रहे तो सारे गल सड़ जाएंगे। अच्छा, उनके आते हैं वहाँ से जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की आती हैं, कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, बाकी चीज़ें, घड़ियाँ आती हैं, बल्क में घड़ियाँ वो तोल के आपको देते हैं और आप ला के यहाँ पे जो है वो बेचते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी आती हैं। वो अगर 50 दिन भी जो है वो ट्रक में पड़ी रहे तो वो गलेंगी नहीं, सड़ेंगी नहीं। सो आपका और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना ट्रेड के हवाले से। लेकिन यस, पोटेंशियल है। पोटेंशियल इस तरह से है कि आपके यहाँ अगर होम बेस्ड इंडस्ट्री को थोड़ा सा वो किया जाए तो मतलब है कि आप देखें कि हम लोग तस्बीह करते हैं ना, वो भी चाइना की करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ जिस जायनमाज पे नमाज पढ़ रहे होते हैं वो भी चाइना का बना होता है। हमारे यहाँ तो गुजरांवाला में बनते थे, वो भी बनने बंद हो गए। तो आप देखें कि उन्होंने किस तरह से हमारी मार्केट को कैप्चर किया। यहाँ पे जूते बनाने वाली एक कंपनी थी, तो उनको जो जूते की कास्ट पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो उन्होंने चाइना से बात की, उन्होंने कहा जी आप हमसे जूते ले लिया करें, स्टैंप हम आप ही की लगा देंगे, आप जूते बेचें अपने मुल्क के अंदर जो है। तो अब देखें, इसी तरह मोबाइल देखें, अगर आप एक मोबाइल बनाते हैं तो यानी कि बाहर की जो कंपनी उन्होंने हमारे ऊपर बहुत जो है वो गहरे असरात छोड़े। मैं सब आपकी तरफ आती, किस तरह हम मौशी तरक्की को फ़रोग दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने मईशत को नहीं बढ़ाएंगे हमारा मुआशरा खुशहाल नहीं होगा, और वही हाल जो दौरे हाजिर में हमें महंगाई की सूरत में देखने को मिल रहे हैं, आगे बढ़ के भी हमें फिर इनको फेस करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक तो ये चीज़ है कि हमने वही जो अर्निंग हैंड्स है उनको इन्हेंस करना होगा। सेकेंडली, हमें अपने जो अर्निंग मीन्स हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा कि उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। आप देखें, इस वक्त हमारा क्योस ये है कि हम एक बेसिक एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करने से कासिर हैं। हमारे 25 मिलियन बच्चे अगर स्कूल्स में जा रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में 2 लाख स्कूल्स हैं, और 22 मिलियन हमारे आउट ऑफ स्कूल
बच्चे हैं। अच्छा, जो 25 मिलियन जाते हैं उसमें से भी 5 से 9 साल की एज में ड्रॉप आउट होने के बाद 9 to 10 मिलियन पीछे बचते हैं। एक टाइम था कि अब जो हमारी एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो एक ऐसी बन गई है कि एक टाइम था कि जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स निकले, हमारे बड़े बड़े नाम निकले, हमारे बड़े बड़े जो हैं वो ऑफिसर्स निकले, वो उन स्कूल से निकले जो टाट स्कूल्स थे, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, उसके बाद वो गवर्नमेंट इदारों में पहुंचे। अब एजुकेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब एक बहुत छोटी जो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि क्रीम है जिसके अंदर से हम जो है वो लोगों को निकाल रहे हैं। अब वो ही लोग जब कम लोग जाएंगे, पॉलिसी के ऊपर उसी तरह से इम्पेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो आने वाले टाइम के अंदर एक जो फ्रेमवर्क है वो उतना ही लिमिटेड स्कोप उसका बनता जाएगा। अच्छा, अब आ जाती है बात रह के जी अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं एग्रीकल्चर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अब देखें ना, अनफॉर्चुनेटली देखेंगे इस वक्त यूरिया की अवेलेबिलिटी जो है वो जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उसकी अवेलेबिलिटी जो है हमारे एग्रीकल्चर एरिया के अंदर नहीं है। उसके लिए जो है प्रॉपर लाइंस लग रही हैं, उसके लिए सिफारिशें करवाई जा रही हैं, ठीक हो गया। इनोवेशन बिल्कुल नहीं लाई जा रही, ठीक है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो कि लोकल इंडस्ट्री कोई नहीं, देखिए सर्विस जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट प्रोडक्शन वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। हम एक ठीक है इनोवेशन कर देंगे, हम एक अच्छी मोबाइल ऐप बना लेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि एक मोटरसाइकिल बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए फ्यूल हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्टेड आइसक्रीम हम जो है वो घर बैठ के मंगवाएंगे, या किसी इंपोर्टेड फूड चेन का खाना हम अपने घर पे मंगवाएंगे। उसकी बजाय कल्चर ये प्रमोट करना चाहिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको। और देखिए ना, आप मुझे ये बताएं कि हमारी एजुकेशन में आज तक हमें कितना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है वो सिखाया गया कि जी आपने इसके ऊपर आना है। और अब आकर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या कुछ इदारों ने सपोर्ट करके बनाना शुरू किए हैं। लेकिन क्या है कि वो माइंडसेट, चूंकि ब्रेक की जाने उमर साहब हम बढ़ना, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ। नाज़रीन एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मईशत को दरपेश मसाइल और उनका हल। यकीनन हमें मौशी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है और मुआशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, अपने मौशी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और बर वक्त उसको अदा भी करे। उमर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तालीम के हवाले से कुछ बयान कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा था कि एजुकेशन सेक्टर के मतलब आप अगर सिर्फ पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान में आने वाली जो एजुकेशन की टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी, अगर उसका डाटा एनालाइज कर लें तो सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो इकोनॉमिक्स के टीचर्स की थी कि इस सब्जेक्ट को हमने इसको एज अ सब्जेक्ट कभी हमने सिखाने की कोशिश ही नहीं की गई कि लोगों के अंदर वो डेवलपमेंट लाई जाए। और आप देखें ना कि हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जाके जब एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर देते हैं, उसकी बजाय अगर हम एक बच्चे को उस लेवल से उसके अंदर एक सोच डेवलप करनी शुरू करें तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में, जिस तरह हम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, तो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल आने वाले 10 सालों 20 सालों में वो जो है वो एक बहुत अच्छा, लाजमी नहीं होता कि बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने वाला बंदा जो है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी होगा। ये एक माइंडसेट अपनी मैशत को समझने वाला तो बनेगा। एग्जैक्टली, वो एक जो है उसकी एक सेंस टू डेवलप होगी, क्योंकि बचपन में लगाई गई सोच जो है वो आगे चल के एक जो है वो उसकी क्या कह सकते हैं कि उसका एक्शन बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस हवाले से सोचा जाए, अपने बच्चों को इस लिहाज से ट्रेन किया जाए और बिजनेसमैन को अच्छा समझा जाए। एग्जैक्टली ठीक है। और बिजनेस, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला जो है, लोग बिजनेस की तरफ जाने से इसलिए भी घबराते हैं, हमने बहुत ज़्यादा उन लोगों को एक करप्ट डिक्लेयर कर दिया, हमने कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं दिया कि जिसको लोग देखें, जिसको फॉलो करें। अब पूरे पाकिस्तान में देख लें, हमने कोई एक ऐसा बड़ी इंडस्ट्री या एक बड़ा ऐसा नाम, एक ऐसा बड़ा आइकन हमने रहने ही नहीं दिया, हमने बनने ही नहीं दिया, हमने किसी को छोड़ा ही नहीं। ठीक है, मैं डेलिबरेटली हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन इस वक्त एक रोल मॉडल की ज़रूरत है। बहरहाल हमें जो है ना एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जो है देने की ज़रूरत है ताकि लोग उसको फॉलो करें और वो एक बड़ा, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप
की इजाज़त हो तो हम जिस तरह इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप है या दूसरा अंबानी है, वो क्या है कि उनका आइकन बन चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ या क्या नाम एलन मस्क है या बिल गेट्स है, अब दुनिया इसको जानती है, लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे पास लोकल लेवल के ऊपर कोई ऐसा हीरो डेवलप नहीं हो सका जो हम लोगों को दिखा सके। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर तालीम की बात की जाए तो अब में नौजवान तबका जो है, जो हमारी यूथ है, तालीम के ज़रिए कैसे हम उनको अवेयर कर सकते हैं अपने मईशत के बारे में, मुआशी निज़ाम के हवाले से? जैसे उमैर साहब ने भी बात की कि हमारी यूथ का बहुत कम इंटरेस्ट है इकनॉमिक्स के अंदर। जी, इंटरेस्ट इसलिए कम है कि मैं ये समझती हूँ कि उसको एक बोर और ड्राई सब्जेक्ट समझ के इग्नोर भी किया गया। दूसरे नंबर के बाद उसको आपने अपनी इंडस्ट्री और मार्केट के साथ लिंक नहीं किया, वो सिर्फ थ्योरी की हद तक रहा है। तो जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे तो लोग जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ना इसलिए छोड़ गए कि उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या उसकी एप्लीकेशन है हमारी मार्केट के अंदर, या उससे हमें पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो जिस वक्त आप उनको ये अवेयरनेस देंगे कि उसकी उसके साथ जो उसकी यूटिलिटी जो है सब्जेक्ट की, जो मार्केट डिमांड है या इंटरनेशनली डिमांड है, हमने ये दो चीज़ों को बड़ा इग्नोर किया है। एक तो साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं और दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल ही जो है इतना अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाके देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है और लोग जो इसको एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, तो ये दोनों एरियाज हैं। तो साइंसेस को भी हमने छोड़ दिया और हमने इकोनॉमिक्स के साथ इसको भी इसी तरह से डी वैल्यू कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नौजवान इस सब्जेक्ट के अंदर आएँ और उसके साथ फिर इंटरेस्टिंग जो है आप मार्केटिंग इंसेंटिव्स इन्वॉल्व कीजिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उनको ये अवेयरनेस, हमारे नौजवान को तो पता ही नहीं कि मैंने किस एरिया में जाना है। मुझे जो है ये जब मैं पूछती हूँ अपने स्टूडेंट से कि इस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप जो है कौन सा फील्ड जो है चूज करेंगे, ओनली एक्सेप्ट द टीचिंग प्रोफेशन, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं आता। तो मैं समझती हूँ कि नौजवान को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है, जब आप उसको इन्वॉल्व करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो फिर जो है तालिब इल्म जो है उसमें दिलचस्पी लेगा। फिर गवर्नमेंट की जो प्रमोशन है अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ कर्जे दिलाने तक ना हो, मैं समझती हूँ एजुकेशन के थ्रू आप अपनी मैन पावर जो है उसको तैयार कीजिए जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमी को जब अभी हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। हम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो अभी इसको नहीं चला सकते। तो क्योंकि आपका मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी जो इस वक्त यूजेज है हमारी कंट्री के अंदर भी, एक स्वीपर भी जो है वो एक मोबाइल जो है वो अफोर्ड कर सकता है। अभी हम बेसिक नीड्स की बात कर रहे थे कि वो अफोर्ड नहीं हो रही, लेकिन एक मोबाइल जरूर अफोर्ड हो रहा है। वो हमारी मेड्स के पास भी है, हमारे स्वीपर के पास भी है। तो इसका मतलब है कि अगर चाइना चाहे वो रूल कर रहा है, चाइनीज मोबाइल यूज हो रही है, या वो अपनी सारी उसने आपकी मार्केट को पकड़ लिया है, तो मैं फिर यही बात करूंगी कि हमारे नौजवानों में बजाय ये कि आपके कि सिर्फ तुमने नौकरी करनी है जाके, ये जो होम डिपेंडेंस है ना रिसोर्सेज वाली, इसको प्रमोशन देनी चाहिए। जैसे हम होम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक पढ़ा करते थे, उसके साथ एक प्रैक्टिकल होता था, उसमें यूटिलिटी बताई जाती थी, बजट मैनेजमेंट सिखाई जाती थी, और जो उसके साथ लिंक्ड एक्टिविटीज थी वो करवाई जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि इस सब्जेक्ट के साथ जो इंडस्ट्री लिंकेज है, इंडस्ट्री लिंकेज प्रोग्राम जो है ना वो जरूर होने चाहिए। और इनकी जो इंटर्नशिप्स हैं वो आप इनके लिए तभी वैल्यूएबल होगा जब इंटर्नशिप्स की जाएंगी, इसके साथ इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम्स होंगे, लिंकेज होएगी, तो इनको पता होगा कि हमने इस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारा फ्यूचर जो है वो कहाँ पे लाई करता है। तब जाके इस सब्जेक्ट की जो वैल्यू है मैं समझती हूँ बढ़ती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अहमद साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर थोड़ी सी हुकूमत की बात कर ली जाए, दौर हाजिर की जो हुकूमत है और ऑपोजिशन जो है, अगर इनका इत्तेफाक राय हो जाता है तो क्या हमारी मैशत जो है वो बेहतर हो सकेगी? नहीं होगी। नहीं हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। देखिए एक गला जहाँ पे होता है ना, भेड़ों को जहाँ पे उनको बंद किया जाता है, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगी होती है और एक रास्ता होता है जहाँ से भेड़ों ने गुजरना होता है। अब अगर उस जगह पे आप कोई रुकावट खड़ी कर दें, कोई डंडा खड़ा कर दें जहाँ से वो भेड़ गुजरे और उसको उछल के जाना पड़े, वो ऊंची हो तो उसको कूद के जाना पड़े, तो एक भेड़ कूद के जाएगी, फिर दूसरी भेड़ कूद के जाएगी, फिर तीसरी, फिर आप वो रुकावट हटा दें। अच्छा, जो अगली भेड़ भी आएगी वो भी कूद के जाएगी, हालांकि वहाँ पे रुकावट नहीं होगी। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के अंदर भेड़ चाल जो है उसका शिकार है हम लोग।
एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बच्चा जो है वो MBA कर रहा था। एक वक्त आ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि एकदम डिमांड एंड सप्लाई ही आपकी जो है वो किसी मतलब आप किसी जोगे ही नहीं रहे। एकदम जो है इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई कि वो जो डिमांड थी वो आपकी पहले बहुत थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वो कम होती गई, इसलिए कि एक जॉब के ऊपर आपको 10 MBAs मिल जाते थे। तो वो जो अच्छी सैलरीज थी वो सैलरी जो है वो आस्ता आस्ता मिनिमाइज होती गई, और फिर पता चला कि जो है वो हर तीसरे बंदे ने जो है वो MBA किया हुआ है, बिल्कुल नौजवान ने जो है। ठीक है। फिर एक वक्त आया कि जी कंप्यूटर साइंसेज हर कोई कंप्यूटर साइंस करने लग गया। फिर पता चला कि जी कंप्यूटर साइंस करके आपने MSc भी कर ली, लेकिन बनाई कंप्यूटर की दुकान हुई है। आप ज़रा चले जाएं दुबई प्लाजा में, आप चले जाएं रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर जो है, आप पूछेंगे हाँ जी क्या किया हुआ, कहेगा जी MSc की हुई है, MCS किया हुआ है, BCS किया हुआ, तो क्या कर रहे हैं, शॉप बनाई हुई। मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई आपकी जो है वो मुतासर हुई। फिर एक वक्त आया कि हर दूसरा बच्चा या हर बच्चा जो है वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो एंकर बने, वो चैनल में आ जाए, वो रिपोर्टर बने, वो प्रोड्यूसर बने, वो जो है वो किसी न किसी उसमें, चूँकि चैनल्स आ रहे थे, एक क्रेज़ था। आपको मैथ्स कॉमर्स की आपको तादाद नज़र आने लगी, हर यूनिवर्सिटी ने मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट बना दिया, हर जगह पे आपको जो है वो मैथ्स कॉम हो गई। अब वो इतने सारे मैथ्स कॉमर्स आ गए, अब आप उनको खपाएंगे कहाँ पे? अखबार तो उतने ही थे, चैनल्स भी उतने ही थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी उतनी थी, यही वो जगह थी जहाँ पे जाके जो है इन्होंने खपना था। नतीजा ये हुआ कि आपके पास तादाद मैथ्स कॉमर्स की बढ़ गई, इंडस्ट्री नहीं बढ़ी बल्कि इंडस्ट्री सुगड़ गई, और नतीजा ये हुआ कि ये लोग बेरोजगारी आपकी जो है वो इंक्रीज हुई। मुसीबत ये है कि ये जो जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया था कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों में विल नहीं है। देखिए ये होती है स्ट्रेटजीज, रियासत बनाती है, स्टेट बनाती है, हुकूमतें बनाया करती हैं, और उसको लोग आके जो है उसको और उस पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मसलन है कि कितने % हुकूमत ने आके HEC को यूनिवर्सिटीज़ के साथ बिठा के उन्होंने कहा कि आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को मजीद भी आगे बढ़े चुके ब्रेक की जाने पड़ना। नाज़रीन हमारे साथ फिगर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इंटरव्यू गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि मईशत को दरपेश मसाइल और उनके हल निकालने के ऊपर बात की जा रही थी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, तो यकीनन मईशत के ऊपर बात करने की, उसको समझने की और मौशी निज़ाम को बेहतर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अहमद साहब आपसे बात की जा रही थी, हुकूमती सतह पर कुछ बयान कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। अब देखें बात यह है कि गवर्नमेंट का काम ये है कि वो अपनी इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाए और उनको बताए कि जी आपको कितनी ज़रूरत है, उनसे पूछे जी, और फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बुला के उनको बताए कि जी आपने इतने बच्चों को इस मद में जो है आपने उनको लेके आना है, सो दैट कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल हो सके। हमें पता नहीं है आपके यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जी, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा, किसी भी सब्जेक्ट का नाम लूँगा तो सब्जेक्ट की तौहीन होगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो पढ़ के आपने जो इतने सारे MA किए होते हैं, फलां सब्जेक्ट्स में MA, मुझे बताइए कि इनकी यूटिलिटी क्या है। अल्टीमेटली आप वो सारे MA उसी सब्जेक्ट में आप MA कर लें, MPhil कर लें, इवन PhD भी कर लें, अल्टीमेटली आपने आना आप वापस आके जो है आप टीचर बन जाते हैं, आप लेक्चरर बनते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, और प्रोफेसर बन के आप रिटायर्ड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई मोतबर पेशा नहीं है, इंतहाई मोतबर पेशा है, लेकिन बात ये है कि इसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। आपके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मद में कितना % बजट मुख्तस किया जा रहा है, कितने % लोगों को जो है वो उसकी तरगीब दी जाती है, आपके यहाँ कितनी करियर काउंसलिंग होती है, उस्ताद आपका खुद जो है वो फंसा हुआ है, वो तो ट्यूशनें पढ़ाने से उसको फुर्सत नहीं है, ठीक है, वो उसके अपने मसाइल हैं, वो मईशत की चक्की की 2 पार्टों के अंदर इस बुरी तरह से पिस रहा है कि उसके पास वक्त ही नहीं बचा जो है वो वाली ग्रूमिंग करने का अपने स्टूडेंट की, जो कि असल में होनी चाहिए थी या जो की जानी चाहिए थी। आप देखें कि एक वक्त था कि मतलब है कि माँ की गोद में ही जो है वो कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ करवा दिया जाता था, घर जो है वो तरबियत गाह होती थी, स्कूल जो है वो तरबियत गाह होती थी। अब स्कूल जो है वो तरबियत गाह की बजाय वो एक अजीब सी जो
जो है वो जगह बन गई हुई है। जिस क्लास के अंदर 60 70 80 बच्चा होगा, मुझे बताइए कि उस्ताद को तो नाम भी याद नहीं होते अपने स्टूडेंट्स के जो है, आता है ना कि तालीम का। एग्जैक्टली मतलब कि मैं जब उनकी यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी इवन उनकी ऊपर से आ जाते हैं अहकामात के, जी आपने इतने बच्चों को दाखिला देना ही देना है। अच्छा, अब देना ही देने का मतलब ये है कि जी आपके पास बिठाने के लिए जगह नहीं है। आपके पास क्लासरूम छोटे कम है, बल्कि सिरे से मौजूद ही नहीं है, या है तो बहुत थोड़े हैं। और आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को जो है आपने उसके अंदर इंगेज कर लिया है, और फिर उसके बाद वो सारे के सारे निकलेंगे रन ऑफ द मिल स्टफ। उन्होंने डिग्रियां बगल में दबाई हुई होंगी, जूटे चटखा रहे होंगे और घसा रहे होंगे और नौकरियां ढूंढ रहे होंगे। आपने उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं डाली, वो जो एक होती है, एक जो तड़प होती है, एक जो जुनून होता है, एक जो वलवला होता है, एक जो तमतमा होता है, एक जो आग होती है, वो आग उनके अंदर नहीं है। कुछ कर गुजरने की आग जो है, और उसकी कमी और वो जो फुकदान की वजह से जो हमारे यहाँ की यूथ सामने आ रही है, वो एक अजीब सी यूथ है, एक शुतरबे महाग। यही एक वजह है कि मुआशरे में हमें जो मुआशी निज़ाम है वो हमारा बिगाड़ का शिकार है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या कहना चाहेंगी आखिर में हमारी आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए कि इनफरादी और इज्तिमाही तौर पे हम कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, कैसे उनको अदा करें, ना कि तमाम जो मलबा है वो हुकूमत पे डालते रहें, इल्ज़ाम हुकूमत को देते रहें। एक मुआशरे का फ़र्द होने के नाते हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि अपने मुआशी निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपनी भी ज़िम्मेदारी बर वक्त जो है उसको अदा किया जाए। जी, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमें अपने नौजवानों को और जो तालीमी इदारे के अंदर हैं उस्ताज़ा कराम, और उसके अंदर जो हर सब्जेक्ट की यूटिलिटी है और उसकी जो है प्लेसमेंट, उसके बारे में स्टूडेंट्स को आगाह करना चाहिए। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब बल्क जो है वो पैदा हो जाता है किसी भी एक फील्ड के अंदर, तो उसकी हैंडलिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास उसकी पॉलिसी नहीं होती, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि इतनी ज़्यादा वो बल्क जो है वो क्या करे। अच्छा, साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अब ये जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस का अभी दौर चल रहा है, और हमारी अगर यूथ वहाँ पे खपत उनकी नहीं हो रही, तो कहना ये चाहती हूँ कि उसके लिए गवर्नमेंट जैसे बाकी पॉलिसीज़ के साथ प्रमोशन कर रही है, कुछ डिग्रीज़ की, हायर डिग्रीज़ की, इसी तरह से ये जो इंडस्ट्री लिंकेज प्रोग्राम्स हैं, मैं समझती हूँ अगर तालिब इल्मों को वाइडली एक्सेप्टेड वो हों इन तमाम इदारों में, जहाँ पे वो उन्हें पता हो कि फ्यूचर स्कोप क्या है, उनके मजमून का स्कोप क्या है। तो सोशल साइंस सारी जो है इस वक्त उसका डाउनफॉल है। और इसमें फिर यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें जो एक अपने नौजवानों को पैगाम देना है कि चलें ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के साथ मैं तो छोटे छोटे उनको बिजनेसेस भी बताती हूँ कि वो अपने तय जो है वो कम खर्च के साथ जो है वो शुरू कर सकते हैं, यहीं इसी के अंदर ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि फारग बिठाने से बेहतर है आपकी मैन पावर जो है उसको हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी अट्रैक्टिव पॉलिसीज जो है उसका इनेकाद होना चाहिए। और ये जो इम्बैलेंसेस हैं हमारी पॉलिसीज़ के साथ और हमारी एजुकेशन के साथ और इंडस्ट्री के दरमियान, ये जो ताउन है इसको मजबूत किया जाए, तभी जाके नौजवानों को ना पता है स्कोप क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, मजमून क्यों पढ़ना चाहिए, बस डिग्री पूरे लेनी है, क्रेडिट पूरे करने हैं, ये जो ट्रेंड है इसको मेरा ख्याल है हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमाइरा साहिबा, बहुत शुक्रिया। जी उमर साहब, आपकी तरफ आते हैं, मुआशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए किन पहलुओं को सामने रखा जाए ताकि जो ये मुआशरत एक बिगाड़ हमें दिखाई दे रहा है इसका हल निकाल सके, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम अपनी मईशत को बेहतर कर सके। और इसी तरह कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करेगा तो यकीनन मुआशरा खुशहाल हो जाएगा। देखिए, अभी जो करंट कोविड का फेज़ गुजरा ना, उससे एक चीज़ साबित हुई कि जो सस्टेन कर पाए ना वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज जो है वो सस्टेन कर पाई, जिनमें नॉलेज था, जिसमें इंफॉर्मेशन थी, जिनमें हाई स्किल्स थी। ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है रेमिटेंसेस के ऊपर, लेकिन हमारा जो वहाँ पर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हाईली पेड वर्कर्स नहीं होते, वो हाई स्किल्ड नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोगों को जो शेयर मिलता है वो निस्बतन कम मिलता है। आज के दौर में 2-3 चीज़ें एट ए टाइम सीखना, उनको मार्केट करना, उनके बेस के ऊपर अर्निंग करना इतना बड़ा मसला नहीं है। डिजिटली हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ एक वो स्किल की ज़रूरत है, एक आपकी विल की ज़रूरत है, उसके बाद स्किल की ज़रूरत है। तो आप हम में से हर बंदा, हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 बड़े मसले हैं जो कि शायद
समहाउ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको मैं सिर्फ इस नज़र से देखता हूँ कि हमारे यहाँ जब बच्चा इंडिपेंडेंट लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ गुजारने के काबिल होता है तो वो अपनी 25, 26, 28 साल की एज में जाके वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आता है। उससे पहले वो एक बर्डन के फेज पे या वो घर पे पेरेंट्स के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो अपना एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाता। तो हमें ये एक ऐसा ट्रेंड डेवलप करना चाहिए कि हर बंदा पार्टिसिपेट करे, हर बंदा स्किल सीखे एट अ टाइम 2 से 3, और डिजिटली आजकल के दौर में सीखना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, उसी से हम जो है वो अच्छा हमें सीखने की ज़रूरत है। उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद सगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन, हम सब को मुआशरे के एक अहम फ़र्द होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुआशरे को खुशहाल बनाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जहाँ बेशुमार हमने ख्वाहिशात रखी तो उनको पूरा करने के लिए हमें हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुआशरे में बेहतर कारकर्दगी सर अंजाम देनी चाहिए, ना कि सारा जो मलबा है वो हम हुकूमत के ऊपर डाल दे। तो यकीनन हुकूमत के साथ साथ मुआशरे में हम सब को भी अपने अहम रोल प्ले करने। एक बार फिर से आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अहम मौजू के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।